जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 एग्जाम के लिए। मैं आपके बीच लेकर आ गया हूँ टेस्ट सीरीज रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 वाला जो बुक आया है, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। इसको आप देखिएगा तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फर्स्ट टेस्ट सीरीज देखेंगे और ये हम जनरल स्टडीज का टेस्ट सीरीज नंबर 1 कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, जनरल स्टडीज का आपका पहला क्वेश्चन यानी 31 नंबर से शुरू किया गया है। 40 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। बोला कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु से अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, जैसे बोला था वैसे हमने काम कर दिया। इसमें बोला था कि 7 मीटर ऊंचाई का एक भवन है। देखिए हमने 7 मीटर ऊंचाई का एक भवन बना लिया, ठीक है। और बोला था कि, और क्या बोला था, और भवन के जो शिखर था, ये शिखर हो गया, ये केबल टावर से था। ये केबल टावर है बनाया गया है, देखिए, है ना। इसके केबल टावर के शिखर से है, देखिए शिखर से कितना का कोण बन रहा था, उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री बन रहा था। कितना भाई, तो 60 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा था। उन्नयन कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे। देखिए 60 डिग्री बन गया, ओके। फिर बोल रहा था कि इसके पाद बिंदु से और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, मतलब यहाँ से उसके देखिए केबल टावर है, उसके भाई पाद बिंदु हो गया। पाद बिंदु से इसका अवनमन बोल रहा है, तो अवनमन तो दृष्टि रेखा के ऊपर वाला जो कोण बनेगा, हाई वाला कोण, ये हो गया अवनमन कोण। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। तो ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें पूछा गया है कि इस केबल टावर की ऊंचाई निकालो। तो हम क्या किए हैं, देखिए ध्यान दीजिए। ये जहां 45 का कोण बनता है, तो ये वाला इसका लंब और आधार दोनों सेम हो जाता है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें हम लंब और आधार यानी कि पी और जो होगा बी, इसको अगर हम सेटिंग करते हैं, यहाँ पे देखिए 45 का कोण बोला है, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1/1 होता है ना, 1 होता है ना। tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 के मान 1 होता है। तो tan 45 डिग्री का मान अगर निकालते हैं तो 1 आता है ना, ठीक। तो tan 45 के मान 1 लिखेंगे। देखिए ए बी इसका ऊंचाई है ना, ए बी, इसका नीचे वाला है ऊंचाई क्या है, बी सी। ये हो जाएगा बी सी। तो यहाँ tan 45 के मान अगर 1 भरेंगे और तिरछा तिरछी गुना मारेंगे तो कितना आएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ए बी और ए सी दोनों बराबर। यानी ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। तो हम क्या किए हैं, इसको हम 1 मान के चल रहे हैं कि ये भी 1 हो गया, तो ये भी 1 हो गया। हमने 1 मान लिया दोनों को, ठीक है। चूंकि दोनों बराबर है, एकांक मान लिए। क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, 1/1 कर सकते हैं हम। इसी तरह से जब ये 1 इकाई हो गया, तो इधरों वाला जो दूरी होगा 1 इकाई ही होगा। और जब ये 1 इकाई है, तो ये भी वाला दूरी क्या हो जाएगा, 1 इकाई हो जाएगा, ओके। और ये वाला दूरी ये √3 कैसे हो गया, ये देखिए बताता हूँ। ये √3 कैसे हो गया, क्योंकि ये 60 है, तो tan 60 के मान कितना होता है, √3 होता है। तो √3/1 लिख सकते हैं। तो ये √3 t यानी कि लंब हो जाएगा। तो देखिए इसके सामने वाला होगा लंब होगा, तो ये √3 हो गया। और ये नीचे 1 हो गया है, यानी आधार है, यानी कि b 1 हो गया, ठीक है। तो इसे हिसाब से हमने तुलना कर दिया। तो हमें ये वाला ही जो टावर है, इसकी ऊंचाई निकालना है टोटल। तो 1 आई प्लस √3 टोटल जोड़ देंगे, तो टोटल उसका ऊंचाई हो जाएगा। तो हमें पता है कि 1 यूनिट का जो मान था 7 है, तो हमें कितना निकालना है, कितना यूनिट का मान, √3 + 1 यूनिट का मान निकालना है। तो देखिए हमने निकाला है कि 1 यूनिट का मान हमारा 7 है, तो √3 + 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 7, इसमें 1 के जगह पे हम भर देंगे 7 और इतना का मान लिख देंगे, यानी कि हो जाएगा 7 √3 + 1 मीटर हो जाएगा। तो एगो तो ये आंसर हो सकता है, एगो ये भी आंसर हो जाएगा। और हम इसको चाहेंगे तो और बढ़ा सकते हैं। देखिए या करके ये लिख दिए, इसको हमने ऐसे ही लिखा। हम क्या किए हैं, हर के परमीकरण करने के लिए नीचे नीचे ऊपर √3 - 1 √3 - 1 से गुना भाग करेंगे, फिर काटेंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा, कोई फर्क पड़ भी नहीं सकता है। तो अब क्या किया है, 7 हो गया तो 7, और ये देखिए a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा ना, a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर होगा, a + b a - b। तो स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 3 आई, स्क्वायर से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1, तो घट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए हमने 2 लिखा है और 7 है तो 7। उसके बाद में 7 गुना कितना हो जाएगा, 7 गुना कितना हो जाएगा, 14 हो गया। और नीचे वाला यहीं छोड़ दिए, तो यानी हमारा दूसरा आंसर ये भी हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, एक से ज्यादा आंसर होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसका आंसर कौन कौन सा हो सकता है, तो देखिए आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये तो दोनों के दोनों सेम ही लिख दिया है ऑप्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, यानी एक से ज़्यादा आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये वाला देखिए, बोला कि एक मानचित्र का पैमाना 1 अनुपात कितना लिखा है, देख रहे हैं,
3 पर कितना सोना दिया है? 7 को सोना है, यानी 3 करोड़ है, ठीक है, दिया है। तो 2 नगर मानचित्र में 4 सेमी की दूरी पर है और इनके बीच का वास्तविक दूरी आपको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए, मान लिया कि मानचित्र की दूरी हम x मान लेते हैं और वास्तविक दूरी उसकी y मान लेते हैं, और ये हमें प्रश्न से दिया हुआ था 1 अनुपात कितना दिया था? 3 करोड़ दिया था। अब हमें ये जो हमें पता है, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये कहेंगे छोड़ दिया, और अब इसको हम 3 गुने 10 के पावर 7 को सोना है तो 7 लिख सकते हैं। तो ये पहला वाला x हो गया और दूसरा वाला ही y हो जाएगा अनुपात में, y का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। तो चलिए, हमें वास्तविक दूरी पूछा था तो y बराबर जो दिया है हमने लिख दिया, और गुने x, जैसे x अनुपात था तो बटा में ये इधर आ गया, ठीक है। उसकी वास्तविक दूरी निकालना है तो y का मान निकालना है इतना, और x का मान हमें बोला है, कितना बोला है? मानचित्रों के दो नगर मानचित्र में 4 सेमी की दूरी पर है, मतलब ये 4 सेमी की दूरी था, तो इसलिए हमने यहाँ पे x का मान जो 4 दिया है भर दिया। अब ये फिर हमने ऐसे ही इसको यहीं छाप दिया, इसको भी यहीं छाप दिया। इस सेंटीमीटर को कौन सी किलोमीटर, पहले हम मीटर में बदले हैं 100 से भाग करके, और फिर 1000 से और कर दिए गुना, भाग मतलब उसमें, तो 1 किलोमीटर में चेंज हो गया, ठीक है। और हम क्या किए, 4 3 कितना हो जाएगा 12, और 10 के पावर 7, यही देखिए कै को सोना है, 5 को सोना है, तो 5 लिख दिए 10 के पावर। हम इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो 5 ऊपर जाके 7 में से घटेगा तो 10 के पावर 2 बचेगा, और ये 12 आई 10 के पावर 2 मतलब 100, तो 100 में 12 से तो क्या हो जाएगा 1200 किलोमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इसका 1200 किलोमीटर आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, देखिए कह रहा है कि आपका कितना कह रहा है, 3,90,625 रुपया पर वर्षों में 8% वार्षिक प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो देखिए, जैसे मूलधन हमें दिया था ये लिख दिए, और टाइमिंग दिया था 2 साल, और दर हमें दिया था 8%। अब जब हम अर्धवार्षिक करेंगे तो ये टाइमिंग क्या हो जाएगा, अर्ध अर्ध के मतलब आधा, और लेकिन टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है अर्धवार्षिक में, तो 4 वर्ष हो जाएगा, और दर आधा हो जाएगा, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा, और 4% का मतलब होता है 25, 1/25, क्योंकि 4 बटा में 100 करेंगे काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी 1/25 हो जाएगा। इसके हिसाब से हम 1/25 लिख देंगे। तो यहाँ पे मूलधन और ये मिश्रधन की बात करते हैं, तो पता होगा कि ये नीचे वाला जो होता है आपका मूलधन हो जाता है, ऊपर वाला जो होता है वो आपका ब्याज रहता है, तो ब्याज में हम उसको जोड़ देंगे, हम मूलधन में ब्याज को एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मिश्रधन, ठीक है। तो यहाँ पे मूलधन क्या 25 लिख दिए, और यहाँ पे मिश्रधन निकालेंगे तो ये को जोड़ देंगे, 25 है एक कितना हो जाएगा 26, और 4 वर्षों की बात की जाए 4 सालों के लिए निकालेंगे तो हम 4 पावर लगा देंगे, इसका भी पावर इसका भी पावर, तो इसका आप गुना गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर इसका गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये मिश्रधन में से हम मूलधन घटा देंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो मिश्रधन जो आया हमें ये, और ये जो मूलधन आया है इसको हम माइनस करेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 66,351 रुपया, यही इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल, ये देखिए 34 नंबर सवाल, देखिए ये वाला। हाँ, बोला गया है कि एक त्रिकोणीय बोर्ड के कोर 12 मीटर, फिर दिया है 35 मीटर, और फिर दिया है 37 मीटर है। तो ये 8 मीटर प्रति की दर से पेंट कराने का खर्च निकालना है। तो ये तो सिंपल हम निकाल सकते हैं। देखा जाए इसको तो ये देखिए, अगर हम इसको ये लंब मान लेते हैं, और ये हम आधार मानते हैं, और ये हम अगर कर्ण मान के देखते हैं, तो ये 90 के सामने ये कर्ण हो गया, तो ये ट्रिपलेट सेट हो रहा है, ये एक तरह से ट्रिपलेट है, क्योंकि 12 का स्क्वायर प्लस आपका ये 35 का स्क्वायर करके देखिएगा तो ये 37 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि ये ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट है तो हम क्या कर सकते हैं, जब ट्रिपलेट हो गया तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा कि क्या पता होगा कि इसका क्षेत्रफल निकलता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है भाई 35 है, और ऊंचाई कितना है भाई, तो ऊंचाई इसका 12 है, तो गुने 12 काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। अब 6 में 35 से गुना करिए, 6 पचे 30, 36 18 2 18 18 3 21, यानी कि 210 आ रहा है। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 210 आ गया। अभी 210 इसका त्रिकोणीय बोर्ड का क्षेत्रफल पता चल गया हमें। अब हमें पेंट कराने का दर 8 रुपये प्रति मीटर है, तो मीटर स्क्वायर उतना आ जाएगा आंसर, तो 8 रुपये के हिसाब से गुना मार दीजिए 8 से, तो 0 8 एकम 8 8 दूना 16, यानी कि 1680 रुपया इसका खर्चा आएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि 2,000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, कौन, मीना गई, और खजांची से कहा कि 50 रुपया 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा।
मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपया और 100 रुपये के नोट कितने कितने नोट थे। तो ये तो आसान है, आसानी से बना सकते हैं। अगर हम 50 रुपया के नोट को हम एक्स मानते हैं और 100 रुपया के नोटों की संख्या वाई मानते हैं, ठीक है, एक्स वाई मान के बनाएंगे हम। तो हमें कुल नोट एक जगह प्राप्त है कितना 25, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, एगो समीकरण 25। एगो हमें कुल नोट के हिसाब से ये समीकरण निकल जाएगा। और दूसरा समीकरण की बात करें, 50 रुपया और 100 रुपया के 2000 प्राप्त किया था, नोट देने के लिए कहा था। तो 50 रुपया के एक्स माने है ना, तो 50 एक्स प्लस 100 रुपया के आप वाई माने है ना, तो 100 गुने वाई। कितना रुपया देने के लिए बोला है, 2000। 2000 निकालने गई है। तब इसको काटेंगे तो देखिए 50 से सबको भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 से कम 50, ये 50 दूना 100 और ये 50 से भाग देंगे तो 40 आएगा। यानी एक्स प्लस 2y बराबर एगो 40 आएगा। तो हमें दो गो समीकरण प्राप्त हो गया। एगो पता हो गया कि एक्स प्लस वाई बराबर 25 और एगो हमें प्राप्त हो गया एक्स प्लस 2y बराबर 40। ये दोनों समीकरण को हल करें तो लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। इससे बढ़िया है कि हम ऑप्शन से देखेंगे, आराम से आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, 50 रुपया 100 रुपया के नोट की संख्या निकालना है, एक्स वाई मानवे किए हैं। तो एगो हमें क्या होना चाहिए कि योग करने पर है, देखिए जोड़ने पर हमें कितना होना चाहिए, 25 आना चाहिए। देखिए कौन कौन, 5 और 20 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 और 15 ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, सब माने हो रहा है। तो सब तो आंसर नहीं हो सकता है। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो देखिए एक्स का जो मान होगा वाई के दुगुना करेंगे तो 40 आना चाहिए। देखते हैं, तो 5 में है 20 दूना 40 और 5 कितना हो जाएगा 45, लेकिन हमें 40 नहीं पता हुआ है तो ये नहीं होगा। दूसरा समीकरण को नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है। इसको देखिए, हाँ यहाँ पे एक्स के मान 10 रखेंगे, आई 15 का क्या वाई के मान रखेंगे या दुगुना करेंगे तो 15 दूना 30, आई 10 कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, तो जो कि 40 के बराबर है। यानी हमें ये ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। और अगर इस ऑप्शन को देखते तो एक्स के मान 15 भरते आप और वाई के मान दुगुना करते ही 10 दूना 20, तो कितना आता, कितना आ रहा है देखिए तो 35 से आ रहा है, 40 तो नहीं हो रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन ही नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि एक खेल में आपका 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के के 3 बार उछाला जाता है। कितना बार भाई, 3 बार। तो इसका कुल संभावना कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 यानी 8 हो जाएगा संभावना। एनएस के मान 8 आ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है और तीनों तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चीत हो जाए चाहे तीनों पट हो जाए, ठीक है, तीनों चीत या तीनों पट होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। मतलब अगर तीनों चीत और तीनों पट अगर आता है तो जीत जाएगा, नहीं तो हार जाएगा। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता पूछा गया है। तो देखिए भाई, तो तीनों चीत समझ रहे हैं, तीनों चीत नहीं तो तीनों पट, ठीक है, तीनों चीत या दोनों तीनों चीत या तीनों पट होने की कुल घटना देखा जाए तो कई गो है, 2 गो। तो ये इससे जीतने की है, तो मेरे को हारने के लिए निकालना है। तो टोटल संभावना 8 था, तो ये 8 में से 2 को घटा देंगे तो हारने के पता चल जाएगा। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो हारने की घटना, हनीफ के हारने की घटना को टोटल कितना आया, 6। और कुल संभावना कितना था, 8। काटेंगे तो 3/4, तो आंसर होगा 3/4, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए, ये देखिए, ये भी बोल रहा है कि भाई एक बिंदु इतना है फिर एक बिंदु इतना है, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष 2 शीर्ष बिंदु है, तो इसका केंद्रक जब इतना है तो भाई त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, त्रिभुज हमने बनाया ए बी सी, इसका शीर्ष बिंदु हो गया। तो ए का मान दिया था, बी का दिया था शीर्ष बिंदु, लेकिन सी हमें निकालना है एक्स वाई मान लीजिए, और है जी इसका केंद्रक हो गया, इसका दिया है ये लिख दीजिए। और त्रिभुज का केंद्रक निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना, अब बटा में 3, और फिर एक और होता है y1 प्लस y2 प्लस y3, अब बटा में कितना 3। यही होता है केंद्रक निकालने का फॉर्मूला होता है ना, केंद्रक निकालने का यही होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए इसी सूत्र पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमने कैसे किया है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहले हमने x1 है x2 फिर है x3, तीनों को जोड़ा, अब बटा 3 लिख दिया, है पहला उठा दिया। ठीक है, पहला x के बराबर होता है ना, इसके हिसाब से 3 से 3 काटिस कर दिया, और कटिस किया तो उसके बाद में है ऊपरवा है, देखिए 3 में से 2 को घट गया तो 1 बच गया, है प्लस x है बराबर 5 है। एकवा को ऊपर भेजिएगा तो x का मान आ जाएगा 4। ठीक है, इसी तरह से अब हम एकदम सिंपल तरीका से बता रहे हैं, ये y1 है y2 है y3, तीनों जोड़िए, अब बटा 3 कर दीजिए। ठीक है, तो वही हमने कर दिया। अब देखिए उसके बाद वाला जो y वाला मान है कितना, -1/3 बराबर में लिख दीजिए, 3 से 3 काट लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, है प्लस वाई है -1 बाहर बच रहा है।
और तीनों को पर ले जाएगा तो -3 आ जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा y का मान। तो हमें एक्स वाई का मान पता चल गया, तो यही इसका शीर्ष हो गया कितना, तीसरा शीर्ष आपका 4 -4, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 4 -4 इसका आंसर, 4 -4 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर दिया है। और अगला सवाल है, बोला है कि एक पहिया एक चक्कर में कितना भाई 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगा। तो ये तो बहुत ही आसान पूछ दिया है। जब भी ये पहिया, मान लीजिए इस तरह से पहिया चक्कर रहता है, एक चक्कर ऐसे मार दीजिएगा, तो किसी भी वृत्त पर एक चक्कर चलिएगा ना, तो इसका दूरी कितना होता है, 2πr होता है। कितना होता है दूरी, 2πr। और ये दिया है आपका 1100 दिया है। हाई देखिए, 2 हाई पाई के मान 22/7 भरिएगा। देखिए हम कैसे लिख के बताते हैं, 2 गुने 22/7 और त्रिज्या r छोड़ दीजिएगा, और यहाँ पे कितना है 1100 आया था, दिया था दूरी। तो हम काट कूट करेंगे। देखिए 11 दूना 22, 2 बार में काट देंगे, तो 11 एकम 11 यानी 100 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौका 100 यानी 25 बार में कट जाएगा। और ये देखिए त्रिज्या है, त्रिज्या निकालना है, तो है नीचे बाटा में है, तो उधर जाके 25 में 7 से गुना हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35, 7 दूना 14 या 3 15, 14 या 3 17, यानी 175 इसका त्रिज्या निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, देखिए सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 175 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए आपको मीटर में भी दिया है कंफ्यूज करने के लिए, दशमलव भी लगा दिया है, तो ये सब आपका आंसर नहीं होगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ना उत्तर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से, अब जीके जीएस स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब जीके जीएस देखते हैं। बोला है कि वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, मतलब अध्यक्ष इसमें कौन है भाई। तो इसका आपका आंसर बताना है कि इसका वर्तमान में कौन क्या है, अध्यक्ष हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा जी, तो वर्तमान में अगर बोल दे कि भाई एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव किन्हे है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है वर्तमान में जीएनटी के अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है, जीएनटी की स्थापना कोई पूछेगा तो 2010 में बताइएगा, कितना 2010 में बताइएगा कि इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं। तो देखिए, हई लोक नायक तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, तो होगा नहीं आंसर। हई जन नायक, हाँ इन्हीं को कहा जाता है। जन नायक किनको कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये आपका कर्पूरी ठाकुर को, जो बिहार के माने पूर्व मुख्यमंत्री थे, यही जन नायक के भी नाम से जाने जाते थे। और ये बिहार के केसरी के किनको नाम से जाना जाता है, तो बिहार के केसरी श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार का केसरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, जन नायक कर्पूरी ठाकुर को, बिहार केसरी किनको कहा जाता है, बिहार का केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेगा कभी, तो इसको बोलिएगा देश रत्न के नाम से जाना जाते हैं। देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, जननायक। आगे देखिए, किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में 2024 के मुख्य अतिथि बने थे। तो वो दोस्तों फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, जिनका नाम था इमैनुअल मैक्रोन। ये राष्ट्रपति थे, ठीक है, फ्रांस के, और ये हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन जो थे 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के रहने वाले थे, वो बनकर आए थे कौन सी, गणतंत्र दिवस समारोह में। ठीक है, और गणतंत्र दिवस हम लोग के भारत में कब मनाया जाता है, 26 जनवरी, नहीं हाँ 26 जनवरी, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये आपको तो पता ही होगा, 26 जनवरी। आगे देखते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। ठीक है, और हमारा देश गणतंत्र कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। हमारा देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए, करा कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किसे भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो देश का निदेशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, मियोओका। मियोओका जो थे ये एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के, है ना, भारत के लिए देश निदेशक नियुक्त किए गए थे, देश के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे, याद रखिएगा। और इसका एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय को पूछता है तो बताइएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला में है। कहाँ पे है? मनीला में है, ये भी याद रखिएगा, इसका मुख्यालय मनीला में है। और इसकी स्थापना कोई पूछ देगा तो 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल क्या है, ये वाला देखिए। कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा सखी सखी ऐप का संबंध किस मिशन से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा गगनयान अंतरिक्ष मिशन। गगनयान अंतरिक्ष मिशन से सखी ऐप का संबंध जुड़ा हुआ है, जो कि हाल ही में ये खबर में आया हुआ है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। जुलाई 2023 में मलेशिया की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री, है ना, राजनाथ सिंह द्वारा किस कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कुआलालंपुर में किया गया था? तो इसका आप आंसर याद रखेंगे दोस्तों, इसका आपका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का उद्घाटन किया गया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। इसका अगर मुख्यालय पूछ देगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अगर आपसे कोई पूछ दे, क्या पूछ दे? मुख्यालय, इस कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु बताइएगा। क्या बताइएगा? बेंगलुरु बताना है आपको। क्या बताना है? बेंगलुरु, ठीक है। इसका मुख्यालय, इस कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, तो भाई बेंगलुरु में बताना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि लंदन स्थित वन वेब कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आपको याद रखना है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है। इसका आपका दूसरा अगर पूछ दे, ये तो पहला पूछा है ना, अगर आपसे दूसरा पूछ दे कि दूसरा सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका भी आप याद रखेंगे। पहला तो आपको पता चल गया गुजरात, और दूसरा आप याद रखेंगे तमिलनाडु। कहाँ जी? तमिलनाडु। दूसरा भाई तमिलनाडु में और पहला गुजरात में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ये वाला देखिए अब, तो ये वाला क्वेश्चन है, बोला गया है कि 4 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का कहाँ उद्घाटन, माने उद्घाटन कहाँ किया था? तो कहाँ किया था जी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। कहाँ किया गया है? तो हरियाणा में, याद रखिएगा, ये किया गया है। और याद रखिएगा कि हरियाणा के हिसार में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, याद रखना है आपको। और भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र जोरहट यानी असम में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? पहला असम में शुरू किया गया है, और उद्घाटन कहाँ किया गया है? हरियाणा में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से पहले के बाद के क्रम में लगाइए। मतलब इसमें आपको क्रम में सजाना है, ये तो आराम से सजा सकते हैं। तो देखिए आपका लिखा, तो देखिए बोला गया है पहला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मार्च 1919, दूसरा है लखनऊ समझौता 1916, और खिलाफत आंदोलन नवंबर 1916, और असहयोग आंदोलन को वापस लेना फरवरी 1922। तो यहाँ से आपको तो पता चल ही जा रहा है कि कौन किसको पहले हमें सजाना है। तो 2 नंबर वाला देख रहे हैं, ये आपका 1916 की बात किया गया है, तो 1916 सबसे पहले होगा, तो ये 2 नंबर पहले होगा, तो 2 नंबर तीनों में दिया है। उसके बाद में देखिए इसमें 1919 है, 1919 है, 1922 है, तो भाई उसके बाद कौन किया गया था? तो उसके बाद आपका 1 नंबर वाला देख रहे हैं ना, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये 1919 था, तो मतलब इससे ये भी 1919 में था, लेकिन ये मार्च में है, ये नवंबर में, तो मार्च वाला पहले होगा, यानी 2 फिर 1 फिर आपका 3 और फिर एक बार लास्ट में 4 होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सजाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। पहले हुआ था
लखनऊ समझौता, उसके बाद हुआ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और उसके बाद में आपका कौन सा हो जाएगा, उसके बाद में खिलाफत आंदोलन, उसके बाद में असहयोग आंदोलन को वापस लेना। इस तरह से यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आगे बात करते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में गलत उत्तर चुनना है। तो देखिए गलत उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ये तो बिल्कुल सही बोला है। बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में गलत चुनना है, तो गलत आपका उत्तर चुनना है। पहला देखिए, इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ये बात सही बोला है। लेकिन ये कब किया गया था गठन, ये आपका 1929 में किया गया था। कब किया गया था, 1929 में गठन किया गया है। और लेकिन दूसरा नंबर देखिए कह रहा है कि 1935 में गठन हुआ था, तो यही तो गलती उत्तर है, यही तो गलत चुनना था, तो यही इसका उत्तर होगा बी। ठीक है, और इस संगठन के किसानों के हित के लिए कार्यरत थे, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बात करते हैं ये वाला, निम्नलिखित में कौन से राज्य ने सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार किया था। तो किसने किया था दोस्तों, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। कहाँ सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार किया था भाई, कौन किया था, तो हैदराबाद ने किया था, याद रखिएगा। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली द्वारा ये 1798 में तैयार किया गया था, ये प्रणाली, याद रखिएगा। ठीक है, अगला 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 देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इन लेखकों में से किसने सबसे पहले ब्लैक हॉल त्रासदी का उल्लेख किया है। तो ब्लैक हॉल त्रासदी का उल्लेख किसने किया है, तो उसका नाम है जे जेड हॉलवेल। जे जेड हॉलवेल जो थे, इन्होंने ब्लैक हॉल त्रासदी का बुक का उल्लेख किया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, डांडी मार्च। डांडी मार्च का नाम सुने हैं। डांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग गए थे, तो भाई 78 लोग गए थे। कितने लोग, 78 लोग गए थे, याद रखिएगा। डांडी मार्च में 78 लोग शामिल हुए थे। डांडी मार्च यानी कि आपका सत्याग्रह जो था, आपका चंपारण सत्याग्रह के नाम सुने होंगे, है ना। तो उसमें आपका साबरमती आश्रम से कब 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरुआत किया गया था। दांडी यात्रा के इसको नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1930 में 12 मार्च से शुरुआत हुआ था, और 6 अप्रैल 1930 को नावसारी जिले में एक तटीय गांव था, जहां पे डांडी में नमक, गांव का नाम था डांडी, इसलिए उसका डांडी यात्रा कहा गया था। नमक समुद्र के पानी से, मतलब नमक बना करके, है ना, नदियों के पानी से, समुद्र के पानी से नमक बनाकर लोग उसका ब्रिटिश सरकार का उल्लंघन किया था। ठीक है, और गांधी जी थे अपने अनुनायी द्वारा, जो जितने भी अनुनायी के साथ जा रहे थे, तो कितना दिन में पहुंचे थे, तो 24 दिन चलकर गए थे पैदल, और कितना 241 मील चलकर गए थे, यानी कि 385 किलोमीटर यात्रा किए थे उस समय, याद रखिएगा। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार का मुंहतोड़ जवाब दिए थे नमक बनाकर। ठीक है, समुद्र या नदी के पानी से नमक बनाकर कानूनों का उल्लंघन किए थे। दांडी मार्च उसी को दांडी यात्रा को ही कहा जाता है, और ये 1930 में हुआ था, जिसमें 78 लोग शामिल थे, याद रखिएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस समाचार पत्र में आया था। तो देखिए इनका नाम है संजीवनी। संजीवनी का नाम सुने होंगे। तो ये जो संजीवनी पत्रिका था, इसी में राष्ट्रीय आंदोलन के बहिष्कार का सुझाव आया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके संपादक कौन थे, कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र ने स्वदेशी और बहिष्कार का विचार उसमें अपने पत्रिका में किए थे। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, और 7 जुलाई 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न बैठक एक बैठाया गया था, जिसमें बंगाल विभाजन का विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी और बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा क्या हो गई, कर दिया गया था, याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 1905 को, जिसमें बंगाल का पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को बांट दिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 के दिन लोग क्या किए थे, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाए थे। इसके चलते लोगों को दुख था, तो शोक दिवस के रूप में मनाए थे। और ये भी बात याद रखिएगा कि उन लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम, अन्य देश भक्ति गीत गाए, और एक दूसरे को रक्षा बंधन भी, मतलब राखी एक दूसरे को भी बांधकर गले मिले थे लोग। तो इसलिए रक्षा बंधन के रूप में भी या फिर शोक दिवस के रूप में भी इसको याद रखिएगा, बंगाल विभाजन को। तो भाई 16 अक्टूबर 1905 याद रखिएगा बंगाल विभाजन।
और किस पत्रिका में इसका राष्ट्रीय आंदोलन का बहिष्कार किया गया था? तो संजीवनी पत्रिका, जिसके लेखक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्र, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। ये देखिए, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, इनका नाम था अर्जुन देव। कहाँ है? गुरु अर्जुन देव। ये सिख धर्म के ही थे और सिख धर्म के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, 10वें गुरु कोई पूछ देगा तो गुरु नानक। गुरु नानक 10वें गुरु का नाम भी पूछ देता है, जिनका पटना में ही जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये वाला देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा नेता गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ मौजूद नहीं थे? तो भाई सी आर दास का नाम सुने हैं? तो ये सी आर दास उनके साथ मौजूद नहीं थे। लेकिन भाई जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मौलाना महजरुल हक थे, ये भी थे। ठीक है, और कौन कौन थे? और ब्रज किशोर जी थे, और आपका महादेव देसाई भी थे, है ना, जेवी कृपलानी भी थे, नरहरि पारिख थे, और और कौन थे? मजहउल हक थे, कस्तूरबा गांधी थी, ये सब लोग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ही, मतलब भाई सी आर दास जी नहीं थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो तट रेखा सबसे लंबा अगर आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा गुजरात। गुजरात का नाम सुने हैं? भारत में गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, याद रखिएगा। गुजरात का सबसे बड़ा, और कितना भाई? तो 1214.7 किलोमीटर है। कितना है? 1214.7 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे छोटा अगर पूछ दे, भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य, तो गोवा बताइएगा। गोवा जो ना कि मात्र 132 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा हमसे पूछा गया है तो गुजरात याद रखना है, और सबसे छोटा पूछ देगा तो गोवा बताना है। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए, कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? सेवन सिस्टर्स, तो देखिए सेवन सिस्टर्स जो है आपका राज्य का कौन सदस्य नहीं है? तो सिक्किम। कौन नहीं है? सिक्किम नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो याद रखना है आपको, कौन नहीं है? तो सिक्किम नहीं है। तो 7 बहनों, 7 सिस्टर्स मतलब 7 बहनों वाली। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन ये सिक्किम नहीं होगा। आगे देखते हैं, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल पूछेगा तो कहाँ पे है? तो एशिया महाद्वीप में। गोबी मरुस्थल का विस्तार पूछेगा तो बताइएगा मंगोलिया और चीन में है। कहाँ है? मंगोलिया और चीन में बताइएगा। और ये गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी बात याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछेगा तो गोबी मरुस्थल बताइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? महाविस्फोटक का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था भाई? तो उसका नाम था जॉर्ज लैमेत्रे। जॉर्ज लैमेत्रे, ये है जॉर्ज लैमेत्रे जो थे महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादक यानी बिग बैंग थ्योरी के संस्थापक थे, याद रखिएगा। प्रतिपादक थे, याद रखना है आपको। ठीक है, और ये महाविस्फोटक सिद्धांत जो होता है डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। डॉपलर प्रभाव पर काम करता है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला सवाल है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो याद रखना है आपको, ये जो है जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में जोजिला टनल प्रोजेक्ट है, याद रखना है। जोजिला सुरंग परियोजना की अगर बात पूछा जाए तो जनवरी 2008 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, और इसके निर्माण की शुरुआत 2018 में, ठीक है, 2018 में ही, जनवरी 2018 में ही इस भारत सरकार इसको अनुमोदित किया था, जोजिला सुरंग को। ठीक है, और 2018 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये किया गया था शुरुआत, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे सवाल देखते हैं। ये देखिए, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक ही, तो आपको याद होगा। भारत का पूछ दिया तो सबसे बड़ा सबसे ज्यादा अगर सोना उत्पादक वाला राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक याद रखना है। ठीक है, कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ? तो कोलार प्राचीन काल से ही बुझिए कि वहां पे सोना का प्रमुख खान है, याद रखना है। ठीक है, और बिहार के जमुई
में देश के कुल स्वर्ण भंडार आपका 44% होने का उल्लेख किया गया है, ये भी बात याद रखिएगा। अब भारत में दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य पूछेगा तो राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश बताइएगा, दूसरा राज्य पूछ देगा तो आंध्र प्रदेश, पहला कर्नाटक बताना है, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रशासनिक अफ्रीका की राजधानी पूछ दे तो इसका बताइएगा प्रिटोरिया। क्या बताइएगा? प्रिटोरिया जो है, प्रिटोरिया जो है आपका, ये अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको अगर ये भी पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, प्रशासनिक पूछ देगा तो प्रिटोरिया बताना है, प्रिटोरिया, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे विधायिका राजधानी, विधायी राजधानी पूछ देगा तो आपका केप टाउन बताइएगा। क्या बताइएगा? केप टाउन। विधायी राजधानी पूछेगा तो केप टाउन बताना है, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर जो होता है जोहान्सबर्ग होता है, जोहान्सबर्ग, ये भी बात आपको याद रखना है। और दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा कोई पूछता है तो रैंड बताना है, रैंड, रैंड। जैसे हम लोग का भारत का क्या होता है मुद्रा, रुपया है ना, उसी तरह से। अगला है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर बना है, याद रखना है, ठीक है। सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है वो राज्य कौन कौन राज्य को लाभ मिलता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को उससे लाभ मिलता है, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। और नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। और जिससे लाभान्वित कौन कौन है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात होता है, ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। और अगर ये भी बात अगर पूछ दे कि भारत का सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी बताना है, ये भी बात। सबसे चौड़ी नदी पूछ दे तो आपका कितना? ब्रह्मपुत्र बताना है, ये भी बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ये देखिए अगला सवाल क्या है, जब एक प्रकाश की किरण अपवर्तनांक n के माध्यम में प्रवेश करती है तो यह देखा गया कि अपवर्तनांक कोण का मान आपतन कोण के आधा हो गया, तो आपतन कोण का मान क्या होगा? तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए उसमें जैसे बोला गया था उसके हिसाब से हम इस सवाल को बनाएंगे। तो देखिए क्या बोला गया था, उसमें बोला गया था कि जब एक प्रकाश की किरण अपवर्तनांक n के माध्यम में प्रवेश करती है तो देखा जाता है कि आप अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा हो जाता है, ठीक है। तो अपवर्तनांक का ही सूत्र होता है साइन ए बटे साइन आर। और यहाँ पे बोला था कि ये साइन आई तो यहीं छोड़ दिए, अपवर्तन कोण अपवर्त, और ये बोला था कि अपवर्तन कोण का जो मान है आपतन कोण का आधा, ये आपतन कोण जो आई है उसका ई आधा हो जाएगा ही आर, यानी कि आर बराबर आई बटे 2 हो जाएगा, यहाँ भर दिए। और हमें एक सूत्र पता है कि साइन आई के साइन थीटा के जगह लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो थीटा की जगह आई है और नीचे वाला यहीं छोड़ दिए, दोनों को काट दिए, 2 आई कॉस आई बटे 2 लिख दिए। और यहाँ से 2 उहार के बटा में चल गया, n/2 हो गया, और कॉस ओ पार चला गया तो कॉस इनवर्स n/2 और i/2 हो गया। और यहाँ से हम आई का मान निकाले थे 2 होने गुना में चल जाएगा, यानी 2 कॉस इनवर्स n/2 आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि पानी की कठोरता को दूर करने के लिए जियोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl का घोल प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा जियोलाइट नए यौगिक बनाता है जो NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो AB जो होता है उसको, AB को हम पता है क्या क्या कहा जाता है? AB जो होता है सभी प्रकार के रक्त से वो रक्त ले सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको सर्वग्राही कहा जाता है। जिसमें AB है तो कोनो आदमी O ग्रुप से, चाहे A ग्रुप से, चाहे B ग्रुप से, चाहे AB ग्रुप से, सबसे वो रक्त ले सकता है, इसलिए उसका नाम ही है सर्वग्राही। और अगर मान लीजिए किसी का O रक्त ग्रुप है तो वो क्या कर सकता है? सबको दे सकता है, वो सब लोगों को अपना रक्त दे सकता है, A O B AB सबको दे सकता है, तो उसको सर्वदाता कहा जाता है, O को याद रखिएगा। तो AB को सब AB क्या करेगा? AB समूह वाला जो व्यक्ति है रक्त समूह व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, किससे किससे? तो सबसे ग्रहण कर सकता है, A से चाहे O से, चाहे A से चाहे AB से, सबसे ग्रहण कर सकता है, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है कि यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना ही अधिक मुड़ता है उस रंग का घटक के लिए अब कांच
कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक हो जाता है। तो ये देखिए म्यू आर, म्यू वी, म्यू म्यू गामा, ठीक है, मतलब वाई वाई है। तो ये रेड कलर, ये आपका ये कौन सी दिखा रहा है, ये आपका वायलेट यानी बैगनी, और ये आपका पीला कलर देख रहे हैं, लाल बैगनी पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है। तो इनके बीच में के निम्न में कौन सा संबंध सही होगा। तो देखिए आपको पता होगा कि जैसे ही कोई प्रकाश की किरण जाती है और प्रिज्म से टकराती है तो 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, इसे 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। और बैजानी या पिनाला होता है, तो सबसे ऊपर रेड है ना, और नीचे वायलेट वायलेट होता है, ठीक है। तो इसमें अगर विचलन की बात कह दे, ठीक है, चाहे अपवर्तनांक की बात कह दे, तो सबसे ज्यादा बैगनी का होता है और सबसे कम किसका होता है, रेड का होता है, और इसके बीच में वाई कहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो हमें सबसे ज्यादा किसको पहले रखना है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक की बात पूछा है, तो सबसे आपका ज्यादा पहले कौन होगा, तो आपका वैगनी वाला होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर वैगनी, फिर थी पीला, आप सबसे कम लाल का, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। आगे देखते हैं, जब किसी पदार्थ का संयोजन ऑक्सीजन से होता है तो उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है, चाहे उसको हम उपचयन कहते हैं, उपचयन। तो देखिए उपापचयित कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प एकत्र करते हैं। तो एक लिंगी किसको कहा जाता है, जिसमें आपका पुंकेसर और स्त्रीकेसर केवल एक ही भाग, माने या तो पुंकेसर हो नहीं तो स्त्रीकेसर के केवल एक भाग रहता है, उसको एक लिंगी पौधा कहा जाता है, एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। और एक लिंगी पुष्प में कौन कौन सी आता है, ककड़ी आ जाएगा, कद्दू आ जाएगा, कद्दू के फूल है ना, ककड़ी कद्दू के फूल, पपीता तरबूजा, ये सब होता है। तो पपीता तरबूजा आंसर दिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर द्विलिंगी पूछ देता तो वे फूल जिनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पाया जाता है उसको द्विलिंगु द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। टमाटर हो गया, जैसे में बैगन, गुलाब, सरसों, ये सब हो जाता है द्विलिंगु, ठीक है। एक लिंगी में फेमस क्वेश्चन पपीता, तरबूजा और कद्दू के फूल याद रखिएगा, ककड़ी होता है, ठीक है। अगला है देखिए अगला सवाल है, एक क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करती है। तो देखिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक जोड़ी गुर्दे और एक जोड़ी मूत्रवाहिनी और एक मूत्राशय और एक एकल मूत्र मार्ग जो होता है, यही आपका क्या करता है, मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है, ठीक है, याद रखना है। और मानव उत्सर्जन तंत्र में मुख्य उत्सर्जी अंग किसको कहा जाता है, वृक्क को कहा जाता है, याद रखिएगा, नासिका वृक्क को कहा जाता है। अगला है कि हम एक बात और याद रख लीजिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ देगा तो यकृत या जिगर बताइएगा, यकृत या जिगर, ठीक है। अगला सवाल है कि जब हम अजैव निम्नीकरणीय उत्पादों का उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं, तो कैसे कम से कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर देख रहे हैं, पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके। मतलब हम क्या करेंगे, पर्यावरण के अनुकूल हम कुछ भी पैकेजिंग करेंगे उपयोग, तो उसको हम उपयोग करेंगे जिससे हमें अनुकूल मतलब पर्यावरण का कोई दुष्प्रभाव न पहुंचे। तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। हमने जनरल स्टडीज का पार्ट पहला कंप्लीट कराया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।